रीज़न फॉर प्राइस राइज, तो मेनली दो रीज़न होते हैं प्राइस राइज होने के पीछे। एक होता है ड्यू टू लेक ऑफ इंस्टेंटेनियस इंक्रीज इन प्रोडक्शन इन सप्लाई ऑफ कमोडिटीज़ एंड सर्विस इन इकोनॉमी। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एकदम से, इमरजेंसी। इमरजेंसी में क्या होता है, लेक ऑफ मतलब कि कम हो, क्या कम हो, इंक्रीज मतलब बढ़ावा ना हो पाए। किस में बढ़ावा ना हो पाए? प्रोडक्शन में और कमोडिटीज़ में। ठीक है, तो वो एक सिचुएशन होती है कि प्रोडक्शन ना बढ़ पाए, उसकी वजह से प्राइस राइज हो सकती है। दूसरा रीज़न है एकदम से शार्प इंक्रीज डिमांड आ जाए किसी भी कंट्री में, किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए। समझो कि एडिबल ऑयल की एकदम से डिमांड आ गई और उतना प्रोडक्शन कंट्री में नहीं है, तो क्या होगा? डिमांड ज़्यादा, देखो इकोनॉमी का एक रूल है, डिमांड ज़्यादा तो उसके सामने दाम ज़्यादा। ठीक है, जितनी ज़्यादा डिमांड होगी ना उतना ज़्यादा दाम इंक्रीज़ होगा, उतना ज़्यादा भाव बढ़ेगा। इंक्रीज़ इन मॉनेटरी सप्लाई, तो ये एक दाम ज़्यादा होने के पीछे रीज़न ये भी है कि मार्केट में जो है ना वो मनी का सप्लाई बढ़ जाता है। तो किस 3 तरीके से मार्केट में पैसों का सप्लाई बढ़ता है, उसमें पहला है बाय फिलिंग डेफिसिट रिप्लेसमेंट विच इज़ जनरेटिंग अ न्यू मनी। कैसे? तो मार्केट में नए पैसे जनरेट करने की वजह से। अब मार्केट में नए पैसे जनरेट करना मतलब क्या होता है? जब भी मार्केट में अगर किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है ना, तो उसके पीछे का ये रीज़न होता है कि उनकी इनकम बढ़ रही है। अगर इनकम बढ़ेगी तो पावर परचेसिंग बढ़ेगा, मतलब कि लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे। ठीक है, उसके सामने क्या होगा? कमोडिटीज़ एंड सर्विस की डिमांड इंक्रीज़ होगी कि भाई हमें मार्केट में से ये चाहिए, लेकिन उसके सामने वही कमोडिटी का जो सप्लाई है वो नहीं बढ़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मार्केट में लोगों के पास पैसे ज़्यादा है, अब स्मार्टफोन की डिमांड बढ़ती जा रही है मार्केट में। समझो, अब स्मार्टफोन की डिमांड तो बढ़ रही है, उसके सामने स्मार्टफोन की जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो प्रोडक्शन है ना, वो उतनी ही है। आया समझ में? तो उससे क्या होगा? पर्टिकुलर स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो मार्केट में बढ़ती रहेगी, वो कभी कम नहीं होगी। तो सरकार क्या करती है? सो प्राइस राइज इज़ दैट, तो वहाँ पे प्राइस राइज बढ़ेंगे, बराबर। इन ऑर्डर टू फुलफिल प्लान्ड एंड अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी सप्लाई ऑफ मनी की बाय जनरेटिंग अ न्यू मनी, और उसके पीछे एक पॉलिसी काम करती है, उसे कहते हैं डेफिसिट रिप्लेसमेंट पॉलिसी। उसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट खुद के जो एक्सपेंसेस है ना वो बढ़ा देगी मार्केट में। ठीक है, क्योंकि प्राइस राइज हो रही है। ठीक है, उसके सामने लोगों के पास उतने पैसे नहीं हैं खरीदने के लिए। अब वो प्राइस राइज को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में नए पैसे लाना पड़ेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है ना वो अपने एक्सपेंसेस बढ़ा देगी। कैसे बढ़ा देगी? डिफेंस में एक्सपेंस करेगी। ठीक है, उसके बाद नई नई वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करेगी, सेलिब्रेशंस में पैसे बढ़ाएगी। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट हो जाएगा, मतलब कि मार्केट में पैसे बढ़ जाएंगे। अब मार्केट में पैसे बढ़े तो उसकी बैड इम्पैक्ट ये होगी कि उसके सामने कमोडिटी नहीं बढ़ रही है, तो प्राइस लेवल और हाई हो जाएगी। तो इंक्रीजिंग परचेसिंग पावर बिकम्स द रीज़न ऑफ प्राइस राइज। तो एकदम से लोगों का डिमांड बढ़ जाना है ना, परचेसिंग पावर बढ़ जाना, क्योंकि लोगों के पास पैसे बढ़ रहे हैं। पैसे कैसे बढ़ रहे हैं?
तो गवर्नमेंट अगर डेफिसिट रिप्लेसमेंट पॉलिसी लाएगी, नई नई वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करेगी, डिफेंस में, रोड प्रोजेक्ट में पैसे ज़्यादा खर्च करने शुरू करेंगे ना, तो उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों की सैलरी बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, देखो, अनप्लान्ड एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट बट ड्यू टू इंक्रीज इन सैलरी और अलाउंस, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजिंग इन द हैंड्स ऑफ पीपल, तो परचेसिंग पावर लोगों का बढ़ेगा, टोटल डिमांड बढ़ेगी। अभी मैंने कहा ना, इकोनॉमी का एक रूल है, अगर टोटल डिमांड बढ़ी तो उसके सामने दाम बढ़ेंगे। तो वो एक रीज़न है प्राइस राइज का। ठीक है, दूसरा एक रीज़न है पॉपुलेशन ग्रोथ। अब इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 1.9% है, और 2011 में इंडिया की पॉपुलेशन 121 करोड़ थी। उसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ेगी तो कमोडिटी की शॉर्टेज होगी, उसकी वजह से भी प्राइस राइज होगी। उसके बाद इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। तो फॉरेन मार्केट में क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी है जिसकी डिमांड बनी रहती है, इंडिया की कुछ चीज़ें ऐसी है जिसकी फॉरेन मार्केट में डिमांड है। तो गवर्नमेंट हैज़ एनकरेज इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट एज अ रिजल्ट, मतलब वो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस डिमांड को पूरी करने के लिए इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा देगी, तो लोकल मार्केट में उसकी फिर कमी हो जाएगी, स्कैरसिटी इन द लोकल मार्केट, तो उसकी वजह से भी प्राइस राइज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है, अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो ही बहुत हाई होता है। ठीक है, तो और वो जो रॉ मटेरियल है वो उसका कॉस्ट हाई इसलिए होता है क्योंकि उसकी शॉर्टेज होती है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, वो ही हाई कॉस्ट पे मिलता है, तो उसके पीछे बनाने की जो मेहनत है, लेबर की सैलरी है, वो सब अगर मिला दूँ ना तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। उसके बाद है यूजेज ऑफ नॉन रजिस्टर्ड करेंसी। ये इंडिया का पहले से एक इशू रहा है। ये सेव टैक्स, मतलब कि टैक्स को बचाने के लिए ज़्यादा इकोनॉमिक डीलिंग्स वो जो है वो अकाउंटिंग बुक में मेंशन नहीं होती, कैश में लोग डील कर लेते हैं। ठीक है, बैंक से नहीं करते। तो क्या होता है कि अनरजिस्टर्ड जो इनकम है ना वो बढ़ती है और उसे ही ब्लैक मनी कहते हैं, और जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं वो लोग क्या करते हैं, टैक्स को बचाने के लिए अनवांटेड चीज़ें खरीदना शुरू करते हैं, अनाप शनाप कुछ भी खरीद लिया, कोई भी दाम पे खरीद लिया, तो उसकी वजह से मार्केट में एक डिमांड बनी रहती है, तो प्राइस राइज देखने को वहाँ भी मिलती है। उसके पीछे है, उसके बाद है प्राइस राइज बाय गवर्नमेंट। जैसे मैंने आपको अभी पेट्रोल का एग्जांपल दिया था, द गवर्नमेंट इंक्रीजिंग सपोर्ट प्राइजेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, केमिकल फर्टिलाइजर्स, सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर क्रॉप्स बाय द वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। क्यों ऐसा करती है गवर्नमेंट, क्यों खुद दाम बढ़ाती है, कि जिससे मार्केट में मनी इंक्रीज़ हो। ठीक है, एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच, हाँ, वो मनी इंक्रीज़ हो, उससे गवर्नमेंट अपना डेट चुकाती है, अपना उधार चुकाती है, उसकी वजह से भी प्राइस राइज बढ़ती है। और थर्ड नंबर पे है नेचुरल फैक्टर्स। अभी हमने कोरोना फेस किया, ऐसी एक सडन कैलेमिटी आ जाए, नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, यहाँ पे नेचुरल की बात करिए, तो नेचुरल अगर कोई कैलेमिटी आ जाए जिससे हमें पता ही ना हो कि आगे क्या होने वाला, एकदम से किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ जाए, तो उसकी वजह से भी प्राइस राइज हो सकती है। उसके बाद ये 3 रीज़न भी है जिसमें स्मगलिंग है, होर्डिंग है, ब्लैक मार्केटिंग है। ठीक है, बिना टैक्स दिए इंपोर्ट की कोई चीज़, मतलब इंपोर्ट कर दी जाए इंटरनेशनल मार्केट से कोई चीज़ और उसे बेच दिया जाए बिना टैक्स भरे इंडिया में, तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ जाएगी, तो स्मगलिंग भी एक रीज़न है। होर्डिंग मतलब जो चीज़ हमें ज़रूर नहीं है फिर भी उसको संग्रह करके रखना, मतलब कि अपने पास रखना, तो ये एक रीज़न हो सकता है प्राइस राइज का। और दूसरा है ब्लैक मार्केटिंग। तो ये तीनों तरीके से भी प्राइस राइज हो सकती है। ठीक है, होर्डिंग का एक एग्जांपल देता हूँ कि वेजिटेबल मार्केट में अक्सर क्या होता है
कि लोग जो नीडेड वेजिटेबल्स होते हैं ना, पोटैटो है, ऑनियंस है, ऐसी चीज़ों का होर्डिंग करके रखते हैं, मतलब कि अपने गोडाउन में बचा के रखते हैं, मतलब ज़्यादा ऐड करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, एक आर्टिफिशियल स्कैरसिटी जनरेट होती है मार्केट में, ठीक है, कि भाई मार्केट में ऑनियन है ही नहीं। एक्चुअली उस बिजनेसमैन ने क्या किया था, अपने गोडाउन में उसको बंद कर दिया, मतलब सेव कर लिया था। तो एक आर्टिफिशियल कमोडिटी, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी उस कमोडिटी की बढ़ेगी, ठीक है, मतलब कि मार्केट में वो चीज़ इजीली नहीं मिलेगी। 3-4 दिन ऐसी कंडीशन रही, उसके बाद ऑटोमेटिकली उस कमोडिटीज़ के दाम बढ़ जाएंगे। तो वो होता है होर्डिंग्स, बराबर ना। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्या होता है, मार्केट में प्राइस राइज होती है। वाई प्राइस राइज शुड बी कंट्रोल्ड, क्यों प्राइस राइज कंट्रोल करनी चाहिए? तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि पहला देखते हैं, द विशियस सर्कल ऑफ प्राइस राइज कीप्स ऑन मूविंग। ये जो महंगाई का जो सर्कल है ना, वो कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे लोगों का प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है तो ऑब्वियसली उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो परचेसिंग पावर बढ़ेगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। अगर डिमांड बढ़ी तो प्राइस राइज हो जाएगा, और मिडिल क्लास लोगों का और पुअर पीपल का रहना महंगाई के टाइम में कठिन बन जाता है। तो इसलिए प्राइस राइज को कंट्रोल करना ज़रूरी है। दूसरा है, रेट ऑफ सेविंग्स एंड कैपिटल जनरेशन डिक्रीजेज ड्यू टू प्राइस राइज। अब देखो सीधी बात है यार, महंगाई बढ़ेगी तो किसी के पास पैसे बचेंगे ही नहीं, अगर पैसे नहीं बचेंगे तो सेविंग्स नहीं होगा, अगर सेविंग नहीं होगा तो नई कैपिटल जनरेट कैसे होगी, ठीक है। अब नई कैपिटल जनरेट नहीं होगी तो नया इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, नया इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो कमोडिटीज़ में फिर स्कैरसिटी क्रिएट हो जाएगी। तो उससे फिर क्या होगा, इंडस्ट्रीज़, एम्प्लॉयमेंट बंद हो जाएगा, मतलब किसी को नौकरी वोकरी नहीं मिलेगी। तो ये एक रीज़न है प्राइस राइज का। प्राइस राइज इसलिए कंट्रोल होनी चाहिए, तो ये एक है। तीसरा है, अगर नई इंडस्ट्रीज़ मतलब शुरू नहीं होगी इंडिया में तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा। वो फॉरेन इन्वेस्टर ये सोचेंगे कि ऑलरेडी कंट्री में दिक्कत है, मीन्स मंदी है, तो हम क्यों इन्वेस्ट करें। तो उससे फॉरेन एक्सचेंज की इंडिया में कमी हो जाएगी, और वो आपको पता है कि एक नया प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। और प्रोडक्शन कम हुई तो स्कैरसिटी क्रिएट हो जाएगी, और लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो डिटेरियोरेट हो जाएगा, मतलब कि फिर बेचारे पुअर, ज़्यादा पुअर हो जाएंगे। तो वो एक रीज़न है। और पांचवा है, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ी तो वो जो चीज़ है वो एक्सपेंसिव, मतलब कि महंगी हो जाएगी, ठीक है। सो द कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स इंक्रीजेस। तो ऑब्वियसली फिर हम जो बाहर चीज़ें भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो कंटिन्यूसली कम होगी, क्योंकि बाहर वाले खरीदेंगे नहीं ज़्यादा दाम है, तो कंपैरेटिवली इंपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। तो ये एक जो कहते हैं ना फॉरेन एक्सचेंज है, उसका बैलेंस डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। तो ये एक नया प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। उसके बाद पुअर और मिडिल क्लास लोगों का जो जीवन है वो कठिन हो जाएगा ड्यू टू प्राइस राइज। और इन ऑर्डर टू फुलफिल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना, वो कहते हैं ना कि भाई फैमिली का भरण पोषण की जिम्मेदारी एक पर्सन पे होती है। अगर वो उसके पास पैसे ना हो तो फिर वो चोरी है, रॉबरी है, क्राइम है, बैटिंग है, ऐसे एविल्स हैबिट्स बढ़ने लगेगी लोगों की। तो दैट्स वाई प्राइस को कंट्रोल करना पड़ेगा। देखो प्राइस राइज से क्या हो सकता है ये आपने देखा। अब प्राइस राइज को कंट्रोल करने के लिए कैसे स्टेप्स उठाए जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बारी बारी से देखेंगे। पहला है मॉनेटरी मेजर्स। अब ये मॉनेटरी मेजर्स क्या है, तो मार्केट में पैसे बढ़ाना, मार्केट में पैसे कम करना, ये एक्चुअली उस पर कंट्रोल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर सकती है। कैसे? लाइन टू लाइन जाएंगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से समझ लो कैसे होता है मॉनेटरी मेजर्स, कैसे काम करता है। जैसे कि
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो जो मार्केट में लोन बैंक्स देती है ना, उसके जो इंटरेस्ट रेट होती है ना, उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में प्राइस राइज ज़्यादा है, उसका मतलब ये हुआ कि डिमांड ज़्यादा है। अब लोगों की डिमांड है, उसे कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन के जो इंटरेस्ट रेट्स है, मीन्स के ब्याज दर है ना, उसे बढ़ा देगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप एक बाइक खरीदना चाहते हो और मार्केट में जो व्हीकल लोन के इंटरेस्ट रेट है वो 8.5 के हिसाब से चल रहा है, तो उससे डिमांड मार्केट में बनी रही है, मतलब कि 8.5 है, वो सारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बराबर। तो अब आरबीआई क्या करेगी, व्हीकल लोन के जो दाम है ना वो 9 से बड़ा 9 या फिर 10% कर सकती है। उससे क्या होगा कि लोन के जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ गए, मतलब कि लोन जो है वो महंगी हो गई। अब लोग क्या करेंगे कि बाइक खरीदने का जो उनका ड्रीम है उसे अभी के लिए रहने देंगे, क्योंकि लोन महंगी है, उससे डिमांड में कमी आ जाएगी, और डिमांड में कमी आ गई ना तो उससे प्राइस राइज भी क्या हो सकती है, कंट्रोल हो सकती है। तो ये एक मॉनेटरी मेजर्स है, ये बैंक्स कर सकती है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ओपन मार्केट में लॉन्च करेगी, जिसके जो ये एक सेविंग प्लान होता है कि आप लोग अपने पैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में सेव कर सकते हो, उससे आपके पैसे सलामत भी रहेंगे और उसके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो लोग क्या करेंगे, बैंकों में पैसे नहीं रखेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसे लगाएंगे, तो उससे जो बैंकों की डिपॉजिट है वो कम हो जाएगी। अगर डिपॉजिट कम हुई तो वो लोग मार्केट में एज अ उस डिपॉजिट को लोन नहीं दे पाएंगे। तो ये एक रीज़न है प्राइस राइज को कंट्रोल करने का। दूसरा है फिस्कल मेजर्स में क्या चेंज कर सकती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करती है फिस्कल मेजर्स में, अपने जो एक्सपेंसेस है वो अपनी स्ट्रेटजी बदल के एक्सपेंसेस को कम कर सकती है। कैसे? तो गवर्नमेंट जो है ना वो अपना एक्सपेंडिचर कम कर देंगी और नई नई योजनाएं जो वो ला रही है ना उसे भी बंद कर देगी। उससे क्या होगा, मार्केट में जो डिमांड है वो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर रही है, एक्सपेंडिचर कम कर रही है। तो उसकी वजह से मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो दाम कम हो जाएंगे। उसके बाद टैक्सेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ला सकती है कि टैक्स बढ़ा देगी, चीज़ों के ऊपर टैक्स बढ़ा देगी तो कंपैरेटिवली चीज़ें महंगी हो जाएगी, दैट्स वाई डिमांड कम हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, डिमांड कम होगी तो प्राइस राइज कम हो जाएगी, प्राइस के दाम कम हो जाएंगे। पब्लिक लोन पॉलिसी है, उससे क्या होगा, गवर्नमेंट कंपलसरी सेविंग स्कीम्स जैसी एनकरेजिंग जो सेविंग प्लान है उसे लॉन्च करेगी, जिससे लोग जो है वो खर्चा कम करेंगे, क्योंकि चीज़ें महंगी है, उसके सामने गवर्नमेंट उनको फिक्स डिपॉजिट के ऊपर ज़्यादा ब्याज दे रही है। मतलब लोग ये सोचेंगे कि भाई खर्चा करे, उससे अच्छा है कि सेविंग करके ज़्यादा इंटरेस्ट कमाए गवर्नमेंट से। तो उससे अल्टीमेटली डिमांड मार्केट में कम होगी और दाम कम हो जाएंगे। तो ये हो सकता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो लग्जरी चीज़ों के पीछे, महंगी चीज़ों के पीछे जो मार्केट में दाम जिससे बढ़ रहे हैं ना, क्योंकि डिमांड लग्जरी चीज़ों की ज़्यादा है, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करेगी, ऐसी लग्जरियस चीज़ों के ऊपर लाइसेंस और परमिट सिस्टम इम्प्लीमेंट करेगी, जिससे वो चीज़ें कंपैरेटिवली और महंगी हो सकती हैं या फिर उतनी इजीली मिलेगी नहीं। तो मार्केट में डिमांड कम होने की वजह से उसके दाम कम हो जाएंगे। और उसके सामने गवर्नमेंट क्या करेगी, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट की कोई नई अच्छी स्कीम्स लाएगी, है ना। जैसे हमारी आगे बात हुई कि भाई खर्चा
कम करो, ऐसी सिचुएशन लाएगी और उसके सामने सेविंग प्लान में अच्छा इंटरेस्ट देगी, तो उससे भी मार्केट में प्राइस कम हो सकती है। दूसरा है, ये आपको पहले आप पढ़ चुके हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो बिलो टू पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ के लिए सरकार एक स्कीम चलाती है। उससे जो पुअर पीपल है या फिर बिलो टू मिडिल क्लास लोग हैं, वो लोग, कितनी शॉप है इंडिया में, 5 लाख तकरीबन फेयर प्राइजेस शॉप है। तो ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट कम दाम में अनाज बेचती है सब्सिडी अमाउंट पे। तो उससे क्या होगा, कंपेरेटिवली ऐसे फेयर प्राइस शॉप की जो प्राइस है वो कम होगी मार्केट से, तो उससे मार्केट में डिमांड नहीं बढ़ेगी, देन प्राइस राइज कंट्रोल हो जाएगी। और एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म होर्डिंग को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब कि लोग चीज़ों को का इकट्ठा ना करें, संग्रह ना करें, उसके लिए एसेंशियल गुड्स जो है, जो मोस्ट नीडेड कमोडिटीज़ होती है, उसको इजीली अवेलेबिलिटी बना के रखती है। और गवर्नमेंट ने क्या किया है, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1952 के तहत ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी है, ऐसी चीज़ों के ऊपर दाम का कंट्रोल बना के रखा है कि जो सेलर है वो अनाप शनाप दाम नहीं बढ़ा सकता। उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट के तहत स्टॉक ऑफ कमोडिटीज़ जो गोडाउन में रखी जाती है, स्टॉक करके रखते हैं, ठीक है, उसके ऊपर गवर्नमेंट नज़र बनाए रखती है। तो ये सारे स्टेप है प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। थैंक यू।